Hello students, today we are going to discuss chapter number 1 which is nature and scope of economics. अर्थशास्त्र का प्रकृति तथा क्षेत्र. First of all, what is economics? अर्थशास्त्र क्या है? Economics is a social science which study how human beings make choices to use scarce resources to satisfy their unlimited want. We all know that human being जो है उसकी wants unlimited होती है और wants को satisfy करने के जो means हैं वो limited होते हैं. तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो चॉइस करेगा और अपने स्कार्स रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करेगा. इकोनॉमिक्स की जो टर्म है इंग्लिश लैंग्वेज में वो टू ग्रीक वर्ड ऑइकोस और नेमिन से ली गई है. ऑइकोस का मतलब है हाउस होल्ड एंड नेमिन मीन्स मैनेजमेंट. दस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. घरेलू घर को मैनेज करना, किस तरह से आप हाउस होल्ड को मैनेज करते हो इकोनॉमिक्स आपको बताता है. This is the definition of economics. Economics is the study of how human beings make choices to allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. Economics एक ऐसी study है जो आपको ये बताती है कि human being कैसे अपने scarce resources को, अपने दुर्लभ साधनों को कैसे यूज करेगा चॉइस करने के लिए और एक अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरह से वो अपने स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा. हर पर्सन चाहे वो कंज्यूमर है या वो प्रोड्यूसर है या सोसाइटी है, सब अपनी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं. कंज्यूमर चाहता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए. तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करती है कि कैसे हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एलोकेट कर सकते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं. हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड की, एक पर्सन की जो इनकम है एक इंडिविजुअल पर्सन की वो लिमिटेड होती है, पर वो पर्सन अपनी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज कर सकता है. फॉर एग्जांपल फूड के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, अपने घर के लिए रेंट देने के लिए. सपोज आप मार्केट में जाते हो, कुछ शॉपिंग करते हो, आप एंटरटेनमेंट मूवी देखने जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, कहीं और विजिट कर सकते हो. लेकिन आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि आपने अपनी लिमिटेड इनकम को किस वांट के लिए सबसे पहले यूज़ करना है. उसके बाद आपने अपनी कौन सी वांट सेटिस्फाई करनी है. फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले फूड का, क्लॉथ का, शेल्टर का, इसके लिए अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे. और मूवी देखने जाना है, कहीं घूमने जाना है, ये सब हम अपनी वांट्स जो हैं वो बाद में पूरी करते रहेंगे. तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमारा स्कार्स रिसोर्स जो कि यहाँ हमारी इनकम है एग्जाम्पल में, हमने किस तरह से उसको एलोकेट किया और अपनी अनलिमिटेड वांट को हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है. सबसे पहली डेफिनेशन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज wealth definition which is given by Adam Smith. Adam Smith, as you all know that he was the father of modern economics. अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है एडम स्मिथ को. एडम स्मिथ ने अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इस बुक में जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी दैट इकोनॉमिक्स इज एन एंटाइटी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. उन्होंने पूरी तरह से कहा कि इकोनॉमिक्स में नेशन की वेल्थ के बारे में स्टडी किया जाता है. तो इसी बेस के ऊपर कुछ इकोनॉमिस्ट ने इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि इसमें सिर्फ वेल्थ के ऊपर ही इम्पॉर्टेंस दी गई है और एक मैन का जो वेलफेयर होता है, कल्याण होता है एक व्यक्ति का, उसकी बात नहीं की गई. सिर्फ ये बताया गया कि इकोनॉमिक्स में वेल्थ की स्टडी की जाती है.
देन सेकेंड डेफिनेशन मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि डॉक्टर मार्शल ने दी थी। डॉक्टर मार्शल की बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being। डॉक्टर मार्शल ने अपने डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को मटेरियल वेलफेयर के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल या सोशल एक्शन को के उस पार्ट को एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें वो पर्सन एक मटेरियल को यूज़ करके, किसी चीज़ को यूज़ करके अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज करता है। तो जॉन रॉबिन्स ने उनकी इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि इसमें ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जा रही है, बट नॉट ओनली ऑफ सोशल बीइंग पूरी सोसाइटी की स्टडी नहीं की जा रही, और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी की जा रही है जो कि मटेरियल या फिर नॉन मटेरियल है। देन थर्ड डेफिनेशन स्कार्सिटी डेफिनेशन। Scarcity definition was given by Lord Robbins in 1932 in his book An Essay on the Nature and Significance of Economics Science। उन्होंने डेफिनेशन दी थी दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये वही डेफिनेशन है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमें ये बताती है कि ह्यूमन बीइंग अपनी एंड्स, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अपने स्कार्स रिसोर्सेज, वो स्कार्स रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूज हैं, उन्हें किस तरह से एलोकेट करेगा, उन्हें कैसे यूज करेगा। देन फोर्थ डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दी थी, लाइक सैम्यूलसन, पीटरसन, फर्गुसन, ये सब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने कहा दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी दोज एक्टिविटी ऑफ मैन विच ही अंडरटेक टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन by making proper use of his scarce resources और scarce means। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें मैन की उन एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है जो एक्टिविटीज़ वो अपने स्कार्स मीन को यूज़ करके अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है। These economists have combined in their definition the essential element of definition by Marshall and Robbins। in मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने अपनी डेफिनेशन में मार्शल और रॉबिन्स इन दोनों की डेफिनेशन को यूज किया। According to modern economists, economics is concerned with the efficient allocation and use of scarce means, as a result of which economic growth is increased and social welfare is promoted। मॉडर्न डेफिनेशन में, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंक्रीज किया जाए और सोशल वेलफेयर को कैसे प्रमोट किया जाए उसके ऊपर फोकस किया गया। तो ये 4 डेफिनेशंस थी जो कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने हमें दी। देन नेक्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा क्षेत्र। व्हाट इज नेचर? नेचर मीन्स हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है या फिर वो आर्ट्स है, या आप उसे साइंस और आर्ट्स दोनों कह सकते हैं। By nature of subject, we mean that whether it is a science or an art or both science as well as an art। And scope के अंदर हम स्टडी करेंगे that what subjects are studied there in economics में कौन कौन से सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है। So we are starting with nature of economics। इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है? नेचर में अभी हमने देखा कि हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट है। साइंस भी दो तरह का है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस में आता है या फिर नॉर्मेटिव साइंस में आता है। तो फर्स्ट पार्ट है, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस? क्या इकोनॉमिक्स साइंस है? In order to find out whether economics is a science or not, it is necessary to know what is science and what are the features of science। economics science है या नहीं है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और साइंस की फीचर्स क्या है। तो साइंस क्या है? Science is a systematic body of knowledge concerning the relationship between causes and effect of a particular phenomena। किसी particular phenomena में जो cause और effect का relationship है वो आप science में study करते हो।
सेम हम इकोनॉमिक्स में भी करते हैं। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमिस्ट ये ऑब्जर्व करता है कि जब भी इकोनॉमी में प्राइस राइज होते हैं तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब भी कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। या व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ कमोडिटी इन लार्ज क्वांटिटीज ही फाइंड दैट इट्स यूटिलिटी डिमिनिश। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो कंज्यूमर जब भी किसी भी कमोडिटी को लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करता है तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए डिमिनिश हो जाती है। इन दिस वे एन इकोनॉमिस्ट कलेक्ट फैक्ट रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस तरह से साइंस में फैक्ट की स्टडी की जाती है, सेम वैसे ही जो इकोनॉमिस्ट है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो फैक्ट हैं उनको कलेक्ट करता है और उसके बेस के ऊपर कुछ रिजल्ट निकालता है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है। साइंस के कुछ फीचर्स हैं, वही सेम फीचर्स इकोनॉमिक्स की भी हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट। साइंस में हम फैक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम कुछ थ्योरी बनाते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं। सेम इसी तरह से इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी फैक्ट को कलेक्ट किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड। एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, एन इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस राइजेस ऑर्डिनरली डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। एंड सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ अ कमोडिटी then the utility of that commodity diminishes. In this way, an economist collect fact relating to economic activity. एक इकोनॉमिस्ट जो है वो फैक्ट को कलेक्ट करता है और फैक्ट को कलेक्ट करके उसके बेस के ऊपर अपने रिजल्ट बनाता है। सेकेंड इज मेजरमेंट। इकोनॉमिक्स में ये एफर्ट किया जाता है कि जब फैक्ट कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको मेज़र किया जाए। सेम इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी फैक्ट को मेज़र किया जाता है। इकोनॉमिस्ट ये ट्राई करता है, ये पता लगाने की कोशिश करता है। अभी हमने एग्जांपल लिया कि जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन प्राइस के राइज होने पे डिमांड कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी उसको मेज़र भी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो सेम साइंस की तरह हम इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट हैं उनको मेज़र भी करते हैं। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है, नेशनल इनकम कितनी है, कैसे ग्रो कर रही है, जीडीपी का रेट क्या है, ये सब मेजरमेंट इकोनॉमिक्स में की जाती हैं। देन थर्ड इज एक्सप्लेनेशन। जब आप फैक्ट को कलेक्ट कर लेते हो, मेज़र कर लेते हो, तो उसके बाद हमारे पास हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, हम रिलेशन बताते हैं कि कॉज और इफेक्ट का कैसा रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, हम ये बताते हैं कि प्राइस के राइज होने पे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो प्राइस का जो राइज होना है वो आपका कॉज है और डिमांड का कम होना क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट, कारण हुआ प्राइस बढ़ना और उसका प्रभाव क्या पड़ा, मांग का कम हो जाना। देन वेरिफिकेशन और वैलिडिटी ऑफ लॉ। जैसे साइंस के लॉज को वेरीफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, देखा जाता है कि वो सब सिचुएशन में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह से जो इकोनॉमिक्स के लॉ हैं उनकी भी वेरिफिकेशन की जाती है, उनकी वैलिडिटी को भी चेक किया जाता है। हम इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ोगे कि जैसे जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे, हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, या हम जो भी लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, हर लॉ कुछ अजम्पशन पर बेस्ड होता है, रियल अजम्पशन पर बेस्ड होता है। और जब तक वो अजम्पशंस मानी जाती हैं तब तक वो लॉ वैलिडेट होता है। और किसी केस में अगर कोई भी एक अजम्पशन पूरी नहीं होती तो लॉ की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स के लॉ जैसे मैंने भी बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये सारे के सारे वैलिड लॉ हैं जो कि रियल सिचुएशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो साइंस जो है उसको आप, इकोनॉमिक्स जो है उसको आप साइंस कह सकते हो, क्योंकि साइंस की जितनी फीचर्स हैं वो सारी फीचर्स इकोनॉमिक्स की भी हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है कि आप इकोनॉमिक्स जो है उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट दोगे कि एक सोशल साइंस है। सबसे पहला, जैसे साइंस में सिस्टमैटिक स्टडी होती है, सेम वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है। साइंटिफिक लॉ, जैसे साइंस के कुछ लॉ हैं जो कि कॉज और डिमांड, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बताते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं, चाहे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ये सारे के सारे लॉ भी इकोनॉमिक फिनोमिना हैं जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। वैलिडिटी ऑफ द लॉ,
साइंस के जिस तरह से लॉ की वैलिडिटी चेक की जाती है वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, सेम वैसे ही इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं वो चाहे कुछ अजम्पशन पर, कुछ प्रिडिक्शन पर बेस्ड होते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर वैलिड लॉ होते हैं जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल एक्सपीरियंस जो हमारा लाइफ का है उस पर एप्लीकेबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इकोनॉमिक्स बीइंग अ नेचुरल साइंस। हमने ये तो कहा कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, उसके फेवर में हमने आर्ग्यूमेंट भी दिए, लेकिन इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, इसके अगेंस्ट हम क्या आर्ग्यूमेंट देंगे। फर्स्ट इज डिफरेंस अमंग इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट में इस बात को लेकर डिफरेंस रहा है कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो किस तरह की है उनको लेकर। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर वेरी लिटल डिफरेंस अमंग नेचुरल साइंटिस्ट विद रिगार्ड टू देयर सब्जेक्ट। लेकिन नेचुरल साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट को लेकर इतने डिफरेंसेस नहीं होते, क्योंकि इकोनॉमिस्ट में यहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए आप इसको नेचुरल साइंस नहीं कह सकते। एग्जैक्ट लॉज, नेचुरल साइंस के जो लॉ होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन का लॉ है कि एक सेब अगर गिरेगा तो वो ज़मीन पर ही आएगा ग्रेविटी की वजह से, वो हमेशा एप्लीकेबल है, एग्जैक्ट लॉ है। लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉ ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड आपको कहता है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर अन्य बातें समान रहती हैं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन अगर अदर थिंग्स सेम रहती हैं तो आप जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे, अदर थिंग्स में हम इनकम, फैशन, ये सब इंक्लूड करके चलते हैं। अगर किसी भी केस में कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, फैशन चेंज हो जाता है, उसके टेस्ट चेंज हो जाते हैं, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट लॉ नहीं है, इसीलिए आप इकोनॉमिक्स को नेचुरल साइंस नहीं कह सकते। यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ नेचुरल साइंस जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, हर टाइम हर प्लेस पे हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो ऐसा नहीं है, हर लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल नहीं बन पाते। वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ, नेचुरल साइंस के जो लॉ हैं उनके ट्रूथ को आप वेरीफाई कर सकते हो, लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करके उनको वैलिडेट कर सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉ के लिए ऐसे कोई लेबोरेटरी को यूज़ नहीं किया जा सकता, उनके ट्रूथ की वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती, तो आप इकोनॉमिक्स को नेचुरल साइंस नहीं कहोगे। देन आ जाएगा कि अगर इकोनॉमिक्स साइंस है, हमने ये तो देख लिया कि वो सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है, पर इकोनॉमिक्स कैसी साइंस है, क्या वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, इसको लेकर भी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए। किसी फॉर एग्जांपल रॉबिन्स और फ्रीडमैन जो थे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है। दूसरी तरफ मार्शल, पीकू, हार्ट्रे जो थे उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस है जो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताती है, एक्चुअल सिचुएशन बताती है, जो आपको बताती है दैट व्हाट इज क्या है एंड हाउ इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है, व्हाट आर इट इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, जो आपको ये बता रहा है कि एग्जैक्ट में क्या है, दैट इज पॉजिटिव साइंस। बट जो आपको ये बताता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उसे नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है। According to Keynes, positive science may be defined as a body of systemized knowledge concerning what is. पॉजिटिव साइंस आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज बताती है, जो बताती है कि क्या है, एग्जैक्ट में सिचुएशन क्या है। पॉजिटिव साइंस स्टडी है व्हाट, हाउ एंड व्हाई, क्या है, कैसे है और क्यों है एग्जैक्ट में। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग अ पॉजिटिव साइंस, लॉर्ड रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, तो उन्होंने कुछ इसकी फीचर्स बताई। उन्होंने कहा मोर लॉजिकल, इकोनॉमिक्स ज़्यादा लॉजिकल है। पॉजिटिव साइंस की का बेस होता है लॉजिक, इसमें इमोशंस को नहीं लिया जाता। बीइंग बेस्ड ऑन लॉजिक, क्योंकि लॉजिक पर बेस्ड है तो पॉजिटिव साइंस ज़्यादा एग्जैक्ट है। इसमें क्योंकि हम जिस तरह से हम
साइंस के अंदर स्टडी करते हैं कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप, सेम वैसे ही हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप लेते हैं जो कि मोर एग्जैक्ट होता है, मोर लॉजिकल होता है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स आपकी पॉजिटिव साइंस है। मोर एफिशिएंसी, हर प्रॉब्लम के कुछ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट होते हैं और उनको अलग अलग से स्टडी करना जरूरी होता है। जब आप उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करते हो तो आपको उनकी फीचर्स का भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर को यूज़ करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, जिसमें हम एक ही वर्क को अलग अलग वर्कर में डिवाइड कर देते हैं। हर वर्कर को वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। डेली जब वो अपने पार्ट का वर्क करता है तो वो उसमें एफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है उस पर्सन की, तो मोर एफिशिएंसी, इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस बन जाती है। देन मोर अनएनिमिटी, economists restrict itself to the study of realities of economic activities. It will evoke less disagreement and more agreement towards the economist. अगर इकोनॉमिक्स में आप देखा जाए, हम किसी लॉ की बात करते हैं, चाहे उसमें कुछ क्रिटिसिज्म होती है, कुछ इकोनॉमिस्ट उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है इकोनॉमिस्ट का वो उसको एग्री करते हैं उस चीज को लेके। इसका मतलब जो अनएनिमिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस विल फैसिलिटेट रैपिड प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स की जो प्रोग्रेस है वो रैपिडली हो रही है। If economics is studied both as a positive and normative science, then the possibility of its evoking dissent among the economists will increase. लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो कि वो पॉजिटिव में आता है, नॉर्मेटिव में आता है, तो उस चीज़ को लेके इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब अनएनिमिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मोर न्यूट्रलिटी, इकोनॉमिस्ट कैन नॉट स्टे न्यूट्रल, इकोनॉमिस्ट कभी भी न्यूट्रल नहीं रहते। इफ़ वी सीक टू नो बोथ वट इज़ एंड वट ऑट टू बी साइमल्टेनियसली, अगर एक ही टाइम में उनको बोल दिया जाए कि क्या है और फ्यूचर में क्या होना चाहिए, तो उस चीज़ को लेके न्यूट्रल नहीं होंगे, बल्कि उनके जो फैक्ट होंगे, उनके जो व्यूज़ होंगे वो चेंज होते रहेंगे। जो सजेशन वो देंगे, हो सकता है वो सजेशन आज वो कुछ और दे रहे हैं और कल को वो सजेशन कुछ और देना शुरू कर दें। तो नॉर्मेटिव जो मोर न्यूट्रलिटी है वो यहाँ पर नहीं होगी। फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज, थ्योरीज को फॉर्मुलेट करना। अ थ्योरी एक्सप्रेसेस द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में रिलेशनशिप किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड जो लेते हैं उसमें प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप को शो किया जाता है। एज अ पॉजिटिव साइंस जो मेन फंक्शन है इकोनॉमिक्स का वो थ्योरी को फॉर्मुलेट करना है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस हो रही है। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। कुछ रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट जैसे कि मार्शल, पीकू, हॉर्ट्रे, वॉल्फ, इन सब का ओपिनियन था कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब नॉर्मेटिव साइंस क्या है? जो कि नॉर्म्स पे या आइडियल्स पे बेस्ड है। जेएम केन्स के अकॉर्डिंग नॉर्मेटिव साइंस एक रेगुलेटरी साइंस है जिसमें सिस्टमैटिक नॉलेज, क्या नॉलेज जो कि इस क्राइटेरिया पर बेस्ड है दैट व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, इससे कंसर्न्ड है। इससे कंसर्न्ड इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव साइंस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियल्स। मेन एम जो नॉर्मेटिव साइंस का होता है वो आइडियल्स को डिटर्मिन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मेटिव साइंस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी हम कई तरह की सजेशंस जो है उनको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव किया जाए, कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, प्राइसेस को कैसे स्टेबल किया जाए, इनकम की इक्वालिटी कैसे लेके आई जाए, तो ये सब डिसीजन हम इकोनॉमिक्स में लेते हैं। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस भी कह सकते हैं। अब नॉर्मेटिव साइंस के फेवर में आप क्या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, क्या तर्क दे सकते हो? फर्स्ट इज मोर प्रैक्टिकल। जो इकोनॉमिक्स है उसमें स्टडी की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती बल्कि इमोशंस पर भी बेस्ड होती है। इफ इट इज मोर प्रैक्टिकल, अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक्स मस्ट कीप इन व्यू द इमोशन ऑफ पीपल अलॉन्ग विथ लॉजिकल रीजनिंग। तो आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ उसमें इमोशंस भी लेके चलोगे, और क्योंकि उसमें इमोशंस आ जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में आप ये भी डिसाइड कर पाओगे दैट व्हाट शुड बी
वट ऑट टू बी और वट ऑट नॉट टू बी, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बन जाएगी। सेकेंड इज मोर यूजफुल। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जिसमें हम सजेशंस लेके चलते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर एक पर्सन का कैसे प्रमोट किया जाए इसके बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स कैन बिकम मोर यूजफुल, इकोनॉमिक्स तब ज़्यादा यूजफुल हो सकती है इफ़ इट इज़ नॉट ओनली लाइट बियरिंग बट आल्सो फ्रूट बियरिंग, जब ये सिर्फ आपको रास्ता ना दिखाए बल्कि कुछ रिजल्ट भी दे। इसका मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ फ्यूचर की सजेशन भी दे सकते हो, तो आप इकोनॉमिक्स को यहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस कहोगे। मोर इकोनॉमिकल है इफ अलोंग विद द स्टडी ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट की स्टडी के साथ साथ आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटिंग जो फैक्ट हैं उनको तो स्टडी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनाते हो, तो आपका टाइम सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की, वर्क को कैसे डिवाइड किया जाएगा, किस तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा, तो ये सब आपके फ्यूचर में जो है आपकी हेल्प करेगा। और इकोनॉमिक्स जो है इस बेस पे आप कह सकते हो कि नॉर्मेटिव साइंस है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोर रियलिस्टिक अप्रोच, ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक्स की जिसमें आप स्टडी कर रहे हो वेरी बिगनिंग से हम स्टडी करते हैं। मॉडर्न टाइम में जो मेन सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, उसमें हम कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे फार्मूलेट की जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ग्रोथ को इंक्रीज किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिमूव किया जा सकता है, प्राइसेस को कैसे स्टेबल किया जा सकता है, कंट्री की ग्रोथ रेट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है, इसीलिए आप इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस कह सकते हो। देन नेक्स्ट आ जाता है इज इकोनॉमिक्स एंड आर्ट, क्या इकोनॉमिक्स कला है, क्या अर्थशास्त्र कला है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स साइंस ही नहीं बल्कि आर्ट्स भी है। इकोनॉमिक्स आर्ट्स है या नहीं है, इसे लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी रही थी इकोनॉमिस्ट में। वॉलरस कुर्नट रॉबिन्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स को आर्ट नहीं माना। हाउएवर मार्शल पीगू का ओपिनियन था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है बल्कि वो आर्ट्स भी है। अब आर्ट क्या है? आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट एंड। आपने अपने कुछ एंड अचीव करने हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव है जिन्हें आपने पाना है, उनको पाने के लिए आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हो, उसे आर्ट्स कहा जाता है। तो आर्ट्स की डेफिनेशन आपको पता चली। अब इकोनॉमिक्स आर्ट्स कैसे है उसके फेवर में हम आर्ग्यूमेंट देंगे। फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जिस तरह से आर्ट में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए जाते हैं। वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन देने में इकोनॉमिक्स जो है वो यूजफुल रहा है। इकोनॉमिक्स एक यूजफुल सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम एक पीपल अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पहले देखता है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसे सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल हम अपने स्कार्स रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे एफिशिएंटली और उनका ऑप्टिमम यूज कैसे करेंगे, आदर्श उपयोग कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स हमें बताता है। रियलिस्टिक सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन जो इकोनॉमिक्स की है वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सबको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमें इकोनॉमिक्स से पता चलता है। तो इकोनॉमिक्स आर्ट्स में आ जाता है क्योंकि ये रियलिस्टिक सिचुएशन की भी स्टडी करता है। इंपीरिकल बेसिस ऑफ अजम्पशन, इकोनॉमिक्स को हम साइंस कहें या आर्ट कहें, हमने अभी देखा कि वो किस तरह से साइंस है। और आर्ट में जैसे हम कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ लॉज हैं हमारे जिनको हम कुछ अजम्पशन पर बेस्ड लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो मोस्टली हर इकोनॉमिक्स का लॉ परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन पर बेस्ड है। इस अजम्पशन के बेस के ऊपर अगर कोई भी ट्रेड यूनियन इस लॉ को वायलेट करती है तो वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे जो अजम्पशंस हैं उसके ऊपर हमारे लॉ बेस्ड होते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक की जो थ्योरी होती हैं उनकी वेरिफिकेशन भी की जाती है। आर्ट्स के थ्रू ही हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक थ्योरी स्टेट दैट डिवैल्यूएशन प्रमोट ग्रोथ, इकोनॉमिक थ्योरी बताती है कि डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट प्रमोट होता है।
अब ये थ्योरी वैलिड है या नहीं है, उसको आप तब तक वैलिडेट उसकी चेक नहीं कर सकते जब तक आप उसे प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आते हो। इफ ऑन ग्राउंड इट डजंट कम इनटू एक्सपेक्टेशन, अगर प्रैक्टिकल में आपको लगता है कि ये थ्योरी सही नहीं है तो आप एक नई थ्योरी को बनाओगे और उसकी जगह उसे रिप्लेस कर दोगे। तो इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स है, आर्ट्स की तरह हम उसकी थ्योरीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इकोनॉमिक बीइंग एन आर्ट। इकोनॉमिक्स को आर्ट क्यों नहीं कहा जा सकता? फर्स्ट इज डिफरेंट नेचर ऑफ साइंस एंड आर्ट। आर्ट और साइंस का नेचर अलग अलग होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स को साइंस कह रहे हो तो उसी टाइम में आप इसको आर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि आर्ट और साइंस दोनों अलग नेचर के हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो प्योरली इकोनॉमिक होती हैं नेचर में, जिन इनके ऊपर पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल कंडीशन इन सबका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। इट में नॉट देयर फॉर भी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए कि वो प्रॉब्लम को सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले। किसी भी प्रॉब्लम को उन्हें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इफ इकोनॉमिक्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्ट, अगर आप इकोनॉमिक्स को आर्ट कहते हो, देन डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन देते हैं सेम प्रॉब्लम के, लेकिन इसका मतलब उनका आपस में म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन रहती है। एक थ्योरी बनती है, उसे दूसरा इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज करता है, दूसरी थ्योरी बनती है, उसको पहला इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज करता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, इसीलिए आप इसको आर्ट्स नहीं कह सकते। लैक ऑफ इमीडिएट सॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स में इमीडिएट सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं होता है, इसीलिए आप इसे आर्ट्स नहीं कह सकते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इकोनॉमिक्स साइंस में भी आती है, आर्ट्स में भी आती है। आप इसे साइंस आर्ट दोनों कह सकते हो। इकोनॉमिक्स को इस चीज़ को लेकर हमेशा आपस में कॉन्ट्राडिक्शन रही है, उनके विचार कभी भी आपस में नहीं मिले कि ये साइंस है या आर्ट है। सब ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, उसके फेवर में भी उसके अगेंस्ट भी। रिजल्ट यही निकला कि आप इकोनॉमिक्स को साइंस और आर्ट दोनों कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ स्कोप इज अ सब्जेक्ट रेफर्स टू इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन। स्कोप में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है और उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। सब्जेक्ट मैटर, आप इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर में हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम ये डेफिनेशन ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था, दो वर्ड से बना है, ऑइकोस एंड नेमिन। ऑइकोस मीन्स हाउस होल्ड, नेमिन मीन्स मैनेज। इट मीन्स इकोनॉमिक्स का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। देन सब्जेक्ट मैटर में फर्स्ट आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या स्टडी करते हो। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है, ये सारी की सारी हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सेकेंड आपका आ जाएगा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में रैगनर फिश ने 1933 में डिवाइड किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की उस यूनिट की स्टडी की जाती है, एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, स्मॉल ग्रुप की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की डिमांड क्या है, प्रोड्यूसर के बारे में, एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करना, तो प्रोडक्शन की थ्योरी, डिमांड की थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें आप होल इकोनॉमी की आप स्टडी करते हो, एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम की स्टडी करना, फुल एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल, डिप्रेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड साइकिल, मैक्रो थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, जो कि नेक्स्ट है।
देन इकोनॉमिक सिस्टम, हर कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इकोनॉमिक सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर प्राइवेट पर्सन का अपना कंट्रोल होता है। पीपल फ्री हैं, वो क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सोशलिज्म जिसमें सोसाइटी का गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। आप क्या कंज्यूम करोगे, क्या प्रोड्यूस करोगे, क्या एक्सचेंज करोगे, ये गवर्नमेंट के मर्जी से किया जाएगा। आप अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकते। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की फीचर हैं। मतलब यहाँ पर आप एक पर्सन को फ्रीडम भी है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खुद अंडरटेक करने की, और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। एक इंडिविजुअल पर्सन के पास फ्रीडम है अपने डिसीजन लेने की, साथ ही साथ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर है। फोर्थ आ जाएगा स्कोप में इकोनॉमिक पॉलिसीज। कई तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती हैं कंट्री में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, पॉवर्टी के लिए, डिप्रेशन के लिए, इन सब के लिए कई तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ये सब इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। इकोनोमेट्रिक्स में इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों को यूज करके इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाए, इसे यूज किया जाता है। ये भी इकोनॉमिक्स का ही एक सब्जेक्ट है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कुछ और भी पार्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा जाता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जिसमें इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स जिसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। देन लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं इसकी? इकोनॉमिक्स में सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में ही स्टडी किया जाता है। इसमें बर्ड्स के, एनिमल्स के या जो लाइफलेस मैटर हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा जाता, और ह्यूमन के बारे में स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ वो पर्सन रैशनल मैन होना चाहिए। रैशनल मैन कौन है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर वो कंज्यूमर है तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अगर वो प्रोड्यूसर है तो अपनी प्रोडक्शन को या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। एक इरेशनल पर्सन, फॉर एग्जांपल कोई इनसेन पर्सन है, कोई पागल पर्सन है, कोई सेंट है, साधु है, उन सब की स्टडी इकोनॉमिक्स में नहीं की जाती। अजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स की जितनी भी लॉज हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, वो सब अजम्पशन पर, मान्यताओं पर आधारित है। हम लॉ ऑफ डिमांड लेते हैं तो उसमें हम अजम्पशन लेते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, सेट्रिस पेरिबस, ये वर्ड बार बार लिखा जाता है और कहा जाता है कि अगर इन अजम्पशन को माना जाएगा तभी आपका लॉ वैलिडेट होगा, अदरवाइज लॉ वैलिडेट नहीं होगा। हर थ्योरी कुछ ना कुछ अजम्पशन पर, कुछ ना कुछ मान्यताओं पर आधारित होती है, जो कि इकोनॉमिक्स की एक लिमिटेशन है, कमी है। इकोनॉमिक्स के जो लॉ है वो एग्जैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। इकोनॉमिक्स के जो भी लॉ है वो ऐसे नहीं है कि हर सिचुएशन पर, हर पर्सन पर, हर टाइम वो एप्लीकेबल हो, जैसे कि नेचुरल साइंस के होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं। हमारे लॉ कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है, उन अजम्पशन के अकॉर्डिंग प्लेस अगर चेंज हो जाता है, पर्सन चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, तो वो लॉ भी चेंज हो जाते हैं, वो वैलिडेट नहीं रहते। इकोनॉमिक्स इज नॉट कॉन्ट्रावर्शियल, इकोनॉमिक्स कॉन्ट्रावर्शियल नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस के में जिस तरह से कॉन्ट्रावर्सीज नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रावर्सीज होती है। जब भी कोई इकोनॉमिस्ट एक थ्योरी देता है तो दूसरा इकोनॉमिस्ट उसको क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है। एक ये फेमस एक कॉन्टेक्स्ट भी है जो कि वुटन ने दिया था। उन्होंने एक रिमार्क दिया था दैट वेन एवर 6 इकोनॉमीज गैदर देयर आर 7 पॉइंट्स। अगर किसी जगह पे 6 अर्थशास्त्रियों को इकट्ठा कर दो तो आपको 7 विचार मिल जाएंगे। इसका मतलब इनके आपस में ही व्यूज एक दूसरे से एग्री नहीं करते। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इकोनॉमिक साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। इसमें साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। वो प्रॉब्लम चाहे इंडिविजुअल से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, हम इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।